नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। पीएम पर तंज कसा, बोले जो उचित समझो वो करो। बोले पीएम लोकसभा आएंगे तो वो खुद जाकर उन्हें ये किताब हाथ में देंगे। इसके बाद सवाल उठा कि आज होने जा रहा है संसद में बहुत बड़ा हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की वो किताब आज राहुल गांधी संसद में लेकर आए, जिस किताब का हवाला देकर राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, या कहें कि स्पीकर ने अनुमति भी नहीं दी। कहा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई और फिर आज राहुल गांधी उसकी किताब के साथ ही संसद पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने वो किताब उठाते हुए कहा कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि इस किताब में ये कहा गया है कि जब चीन के टैंकर और सैनिकों की आवाजाही हो रही थी, तब मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वो मुझसे संपर्क करेंगे और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और ये पूरी तरह से सैन्य फैसला है। पीएम ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। नरवणे ने लिखा, मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। इस खुली छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इस किताब के कारण बवाल हो रहा है। राहुल गांधी इसकी लाइन बोलना चाह रहे थे और बोलने नहीं दिया गया और अब राहुल गांधी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा आएंगे तो वो खुद जाकर उन्हें यह किताब हाथ में देंगे ताकि देश सच जान सके। इसके बाद सवाल उठ गया कि क्या आज संसद में बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है, क्योंकि चर्चा है कि पीएम मोदी 5 बजे संसद आ सकते हैं और अगर नहीं आए तो पीएम मोदी कमजोर साबित होंगे। ये सवाल उठेगा कि राहुल के एक बयान के कारण उन्होंने लोकसभा से पैर पीछे खींच लिए। वहीं राहुल गांधी के मुताबिक जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी टैंक और सैनिक भारतीय इलाके के पास पहुंच गए थे, तब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात की गंभीरता बताई, लेकिन उन्हें कोई साफ निर्देश नहीं मिला। बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने ऊपर यानी पीएम से बात की है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश था जो उचित समझो वो करो। राहुल का आरोप है कि इतनी गंभीर सैन्य स्थिति में यह जिम्मेदारी सेना प्रमुख पर डाल दी गई। उन्होंने कहा कि नरवणे ने लिखा कि वो खुद को अकेला और सिस्टम से अलग थलग महसूस कर रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सेना फायरिंग करना चाहती थी क्योंकि चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में थे, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर था कि बिना अनुमति गोली न चलाई जाए। अब कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन नीति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत जवाब नहीं आया है। संसद के बाहर राहुल और बिट्टू आमने सामने। राहुल ने बिट्टू को कहा गद्दार दोस्त। कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर कर रहे थे प्रदर्शन। संसद के बाहर आज राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त कहा और इसके बाद बिट्टू ने भी अपनी ओर से कुछ कहा। दरअसल आज कांग्रेस सांसद संसद के गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर पर एप्स्टीन का फोटो और पीएम मोदी का फोटो भी था। इस बीच राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू का आमना सामना हो गया। इस दौरान जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की तारीफ की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त बताया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। इसके बाद बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और बताया जा रहा है कि बिट्टू ने भी राहुल गांधी की तरफ उंगली उठाते हुए उन्हें देश का दुश्मन बता दिया। राहुल गांधी के लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी पर बोले रिजिजू, बोले मर्जी से थोड़े ही बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी बोले सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका। प्रियंका गांधी बोली असल में ये लोग डर गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब दे दिया है। हम लोग भी रुक रुक के थक गए, लेकिन वो बोलते ही नहीं। बोलते हैं नियम से बाहर बोलेंगे। हम लोगों ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। मर्जी से थोड़े ही बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से यह परंपरा रही है कि सदन में जो सदस्य किसी दस्तावेज का हवाला देना चाहता है, उन्हें उसकी पुष्टि करनी होती है। एक बार ये हो जाने के बाद स्पीकर सदस्य को डॉक्यूमेंट का हवाला देने की इजाजत दे देते हैं। उन्होंने लिखा कि आज लोकसभा में मुझे बोलने से रोकना न सिर्फ परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे गहरी चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका गया।
राहुल गांधी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चिट्ठी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बचाव में उतरी। इस मुद्दे पर प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी जी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही संजय बारू जी को कोट किया है। सत्ता पक्ष के लोग कभी खुद किसी मैगजीन को तो कभी किसी किताब को संसद में कोट करते रहते हैं। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं और उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की किताब लिखी थी। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें पूरे देश की आस्था है, परंपरा रही है। ऐसा हुआ है कि कभी चीन पर चर्चा हुई है, विदेशी मामलों पर चर्चा हुई है, हमेशा खुलकर चर्चा हुई है। विपक्ष हो या सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, असल में ये लोग डर गए हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि क्राइसिस के समय जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर थी, तब प्रधानमंत्री मोदी और टॉप लीडरशिप का क्या रिएक्शन रहा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर लोकसभा में पीयूष गोयल बोले कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की हमने। लोकसभा में आज भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को इस समझौते की टाइमलाइन और फायदे बताए। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी 2026 को इस ट्रेड डील की घोषणा की गई थी। बातचीत के दौरान भारत ने अपने सबसे संवेदनशील सेक्टर कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की है, यानी क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ घटाकर 18% कर दिए हैं। उन्होंने कहा यह दर उन देशों से भी कम है जो अमेरिकी बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं। सरकार का कहना है इससे भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि डील को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच आगे और बैठकें होंगी। इन बैठकों के बाद समझौते की पूरी जानकारी, शर्तें और क्लॉज सार्वजनिक किए जाएंगे। अब देखना होगा क्या ये समझौता वाकई भारतीय उद्योग और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है या विपक्ष इसके कुछ और पहलुओं पर सवाल उठाएगा। क्या ट्रेड डील में कई कृषि सामानों पर शून्य टैरिफ होगा? अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीन ने दी जानकारी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बोली, भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, रूस से नहीं। बोली, यह डील अमेरिका के लोगों के लिए बड़ी जीत है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीन ने मंगलवार को कहा कि भारत अपने औद्योगिक उत्पादों पर लगने वाला औसत 13.5% टैरिफ लगभग सभी सामानों के लिए शून्य करने जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ घटाकर 0% कर दिया जाएगा। ग्रीन ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्री नट्स यानी सूखे मेवे, वाइन, शराब, फल और सब्जियों जैसे कई चीजों पर भारत टैरिफ शून्य कर देगा। उन्होंने चावल, बीफ, सोयाबीन, चीन या डेयरी का जिक्र नहीं किया। ये वो उत्पाद हैं जिन्हें भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुई डील से भी बाहर रखा था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और उसके बजाय अमेरिका से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई और संभवतः वेनेजुएला से भी तेल ले सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। लेविट ने कहा यह बात फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई सीधे बातचीत के बाद हुई थी। भारत ने अमेरिका में ऊर्जा, परिवहन और कृषि उत्पादों सहित $500 अरब तक के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने भारत पर लागू टैरिफ को 18% तक घटा दिया है, जबकि भारत अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ रखेगा। ये समझौता अमेरिकी कर्मचारियों, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए बड़ा लाभ बताया जा रहा है। उन्होंने कहा ये इनकी जीत है। अमेरिकी कृषि सचिव ने डील के लिए ट्रंप की तारीफ की। बोली, भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। भारत में मोदी सरकार से सवाल, कृषि के बारे में क्या किया बताइए। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस ने कहा है, इस डील से अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलने की संभावनाएं बढ़ गई। उनके अनुसार 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा लगभग $1.3 अरब था और इस डील से ये घाटा कम होने में मदद मिलेगी। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है और डील से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। वहीं भारत में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कृषि को लेकर डील में क्या किया गया है, इसकी जानकारी दी जाए साफ साफ, लेकिन अभी सरकार की ओर से चुप्पी है। एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में रह सकती है मौजूद।
एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकती हैं। टीएमसी ने एक तस्वीर भी जारी कर दी है जिसमें ममता बनर्जी वकील के वेश में सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं और लिखा है लोगों के वकील बनाम दिल्ली के वकील। बता दें सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर भी याचिका दायर की है और अब खबर है कि बुधवार के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रवेश का गेट पास भी बन चुका है और वो अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम में मौजूद रह सकती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी पैरवी करती नजर आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी जिनके पास कानून की डिग्री यानी एलएलबी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से अपने मामले में खुद अदालत में दलीलें रखने की अनुमति मांग सकती हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम के जरिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया है जिसमें अदालत से सीधे अपनी बात रखने की इजाजत देने की मांग की गई है। अगर कोर्ट अनुमति देता है तो वो अपने मामले को खुद रखने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बन सकती हैं। जेएनयू के छात्र नेताओं पर एक्शन, 5 सस्पेंड, जुर्माना। छात्र संघ के अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत हुए सस्पेंड। यूजीसी नियमों के खिलाफ भी करने जा रहे थे बड़ा प्रदर्शन। जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ के 4 शीर्ष पदाधिकारियों और 1 पूर्व अध्यक्ष को 1 साल के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई पिछले साल नवंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में स्थापित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के विरोध और वहां हुई तोड़फोड़ के मामले में की गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक जेएनयू छात्र नेता नए यूजीसी नियमों के समर्थन में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। हाल ही में इन नियमों को जब जारी किया गया तो देश में सवर्ण संगठनों ने इनका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अदालत ने नए नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में बहुजन छात्र और उनके संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नए यूजीसी नियमों को लागू किया जाए। जेएनयू छात्र संघ के नेता उसी आंदोलन को दिशा देने की तैयारी में थे। इसकी जानकारी सरकार को मिल गई और जेएनयू प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। निष्कासित किए गए छात्रों में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं। इन सभी छात्र नेताओं का संबंध वामपंथी छात्र संगठन आयसा, एसएफआई और डीएसएफ से है। गाजियाबाद में 3 बहनों की मोबाइल गेम की लत ने ले ली जान। बच्चियों ने कहा, सॉरी पापा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बच्चियों के कमरे से एक नोट मिला, लिखा था सॉरी पापा। 9वीं मंजिल से कूदकर 3 नाबालिगों की मौत। गाजियाबाद में मोबाइल गेम की बुरी लत के कारण 3 बहनों की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। एक 16 साल की लड़की और उसके 2 सौतेली बहनें उम्र 14 और 12 साल की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों बच्चियां मोबाइल गेम की बुरी तरह आदी थीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम के आदी हो गई थीं और ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताती थी। परिवार ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद घर में बातचीत और तनाव की स्थिति बनी। जानकारी के मुताबिक लड़कियां स्कूल भी कम जाने लगी थी और ज्यादातर समय घर में साथ ही रहती थी। पुलिस मोबाइल फोन की जांच कर रही है और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने से पहले बच्चियों ने अपने पिता से कहा था, सॉरी पापा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। पीड़ितों के कमरे से एक नोट मिला जिसमें रोने वाला इमोजी बना था। उसमें लिखा था, ये एक सच्ची कहानी है। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लेना, क्योंकि ये सब सच है। अभी पढ़ो, मुझे सच में माफ कर दीजिएगा, सॉरी पापा। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता इस्तानबुल में आरागची और विटकॉफ आमने सामने बैठेंगे। तुर्की की मेजबानी में तनाव घटाने की कोशिश। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। तुर्की मीडिया के मुताबिक आने वाली वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आमने सामने बैठेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान इसकी अगुवाई कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान और वाशिंगटन के बीच शुक्रवार को परमाणु वार्ता फिर से शुरू होगी। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इस बैठक में क्षेत्र के कुछ अरब देशों और अमेरिका ईरान के सहयोगी देशों की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। ये वार्ता ऐसे समय हो रही है जब क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं और परमाणु समझौते को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बलूचिस्तान में खून खराबा, 2 दिन में 177 मौतें। पाकिस्तान बोला, बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत है।
पाकिस्तान का शांत प्रांत बलूचिस्तान के हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने की जरूरत बताई है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर 22 और संदिग्ध उग्रवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब बलूच जातियों समूह से जुड़े उग्रवादियों ने शनिवार को कई जगहों पर समन्वित हमले किए। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में बड़ा सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, बलूचिस्तान जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, लंबे समय से हिंसक विद्रोह का केंद्र रहा है। यहाँ सक्रिय उग्रवादी समूह पहले भी कई बड़े हमले कर चुके हैं। खासतौर पर ये समूह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते रहे हैं, जिनकी कुल लागत करीब $60 अरब है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.